नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। दक्षिण भारत के एक बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने हाल ही में चोल साम्राज्य से संबंधित फिल्म बनाने का निर्णय लिया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से चोल साम्राज्य एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आज इस वीडियो में हम इसी साम्राज्य से संबंधित तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद चोल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही चोल राजवंश के प्रमुख शासकों की भी बात करेंगे, जो प्रमुख रूलर्स थे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा चोल राजवंश की प्रशासनिक संरचना किस तरह की थी, साथ ही चोल राजवंश की सैन्य क्षमता को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चोल साम्राज्य की कला और वास्तुकला पर बात करेंगे और चोल साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ उस पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है। आप इसे प्राचीन भारतीय इतिहास और मंदिर वास्तुकला जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं, खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है चोला डायनेस्टी शिफ्टिंग थ्रू अ मिलेनिया ऑफ फैक्ट्स एंड मिथ्स, यानी चोल डायनेस्टी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। चोल डायनेस्टी को लेकर क्या क्या मिथ मौजूद हैं, क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या क्या तथ्य मौजूद हैं चोल डायनेस्टी को लेकर, इस खबर में, इस पूरे आर्टिकल में इसी विषय को लेकर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चोल डायनेस्टी की उत्पत्ति को लेकर बात कर लेते हैं। तो चोल डायनेस्टी का जो इतिहास है वो काफी ज्यादा पुराना है। चोल डायनेस्टी का जो पहला जिक्र हमें देखने को मिलता है वो लगभग 3री शताब्दी के आसपास सम्राट अशोक के पुरालेखों में देखने को मिलता है। और उस समय जिस डायनेस्टी का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जिस चोल डायनेस्टी की बात हो रही है, उस चोल डायनेस्टी को अर्ली चोलास के नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक चोल के नाम से जाना जाता है। अब इस पूरी प्रारंभिक चोलास के बारे में, अर्ली चोलास के बारे में कुछ ज्यादा साक्ष्य हमारे सामने, कुछ ज्यादा एविडेंस हमारे सामने मौजूद नहीं है, ना ही इनकी उत्पत्ति को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 3री शताब्दी के आसपास जो पल्लव राजा थे और जो पांडवास थे, उनका जो शासन था वो और ज्यादा विस्तृत होने लगा, उनकी क्षमता, उनकी शक्तियां और ज्यादा विस्तृत होने लगी, जिसकी वजह से उस समय जो चोलास थे, जो कि काफी छोटे स्तर पर काम कर रहे थे, उनका अस्तित्व लगभग खत्म होने लगा, उनका पतन शुरू हो गया। और जब पांडवास और पल्लवास अपने शक्ति के चरम पर पहुंचे तो चोलास लगभग समाप्त हो गए थे। और इस पूरी स्थिति में जो अर्ली चोलास थे वो पल्लवों के एक सब रूलर की तरह, एक सामंत की तरह का उनके अधीन काम करने लगे थे, उनके अधीन शासन करने लगे थे। और दोबारा सत्ता में आने के लिए चोलास को काफी ज्यादा लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में पांडवास और पल्लवास की जो शक्ति थी वो काफी ज्यादा विस्तृत हो गई थी, उनकी जो शक्ति थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में दोनों राजवंशों के बीच राजनीतिक सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। अब इस संघर्ष की स्थिति का फायदा उठाते हुए तत्कालीन शासक विजयालय चोल ने, जिन्हें चोल साम्राज्य, इंपीरियल चोल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, इन्होंने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाया और तत्कालीन कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। वहां के राजा को हरा दिया। वहां के राजा तत्कालीन पल्लवों से संबंधित थे, यानी पल्लवों के एक शासक को उन्होंने हरा दिया। इसके बाद इन्होंने जब तंजावुर पर अपना शासन स्थापित किया तो इन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से चोल राजवंश की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने चोल राजवंश को और ज्यादा आगे बढ़ाया और पांडवास के क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये तो बात हुई चोल राजवंश की उत्पत्ति की। अब आगे बढ़ते हैं और चोल राजवंश के प्रमुख शासकों की बात कर लेते हैं, प्रमुख राजाओं की बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि इसके संस्थापक थे विजयालय चोल, और विजयालय चोल के बाद चोल राजवंश में जो तमाम राजा आए, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान तांबे और पत्थर पर हजारों शिलालेखों का निर्माण किया, हजारों इंस्क्रिप्शंस का निर्माण किया, जिसकी वजह से चोल राजवंश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना और ज्यादा आसान हो गया है। चोल राजवंश का जो इतिहास रहा है उसका रिकंस्ट्रक्शन और ज्यादा आसान हो गया है। इन्हीं शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं चोल राजवंश के अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग सम्राटों ने अलग अलग तरह की उपाधियां धारण की, जिसमें सबसे प्रमुख उपाधियां थी परकेशरी वर्मन और राजकेशरी वर्मन। अब हमने पहले ही देखा कि ये जो पूरा राजवंश था, इसकी स्थापना की थी विजयालय चोल ने। विजयालय चोल ने 1850 ईसा पूर्व में चोल राजवंश की स्थापना की थी और वो चोल राजवंश के पहले शासक थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पल्लव राजवंश के जो तमाम क्षेत्र थे, उन क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद बारी आई आदित्य प्रथम की। आदित्य प्रथम ने 1870 ईसा पूर्व के आसपास सत्ता संभाली। उनके पिता और ये विजयालय चोल के, जो कि चोल राजवंश के संस्थापक थे, उनके बेटे थे। इन्होंने भी चोल राजवंश की जो
सत्ता थी उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया, साम्राज्य के विस्तार में अपनी भूमिका अदा की। और इनके बाद भी चोल राजवंश में हमें तमाम तरह के शासक देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर परांतक प्रथम काफ़ी प्रमुख हैं, जिन्हें मदुरई के विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मदुरई पर विजय हासिल की थी और मदुरई उस समय पांड्यास की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद जो सबसे प्रमुख राजा थे चोल राजवंश के, उनका नाम था राजराजा प्रथम, जिन्होंने सत्ता हासिल की थी। इन्हीं के कार्यकाल में चोल राजवंश का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है हमें। चोल राजवंश के जो तमाम शिलालेख हैं, उन्हें उन शिलालेखों में जो राजराजा प्रथम थे उन्हें मुख्य तौर पर अरुल मोझीवर्मन के नाम से पुकारा गया है, इस नाम से संबोधित किया गया है। हालांकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राजाओं के राजा की उपाधि यानी राज राजा की उपाधि धारण कर ली थी। इतिहासकारों का मानना है कि जो राजराजा प्रथम थे उनके उदय के साथ चोल राजवंश में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। चोल राजवंश की जो कार्यप्रणाली थी, जो राजनीतिक प्रणाली थी, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान राजा सम्राट बन गए थे। जो पहले किंग हुआ करते थे वो अब सम्राट बन गए थे, यानी एक राजनीतिक प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। और इसके बाद बारी आती है राजराजा प्रथम के बाद बारी आती है उनके पुत्र राजेंद्र चोल की, जो कि जिनके अधीन भी चोल राजवंश का काफी ज्यादा विस्तार देखने को मिला था। राजेंद्र प्रथम को मुख्य तौर पर गंगकोंडा चोल के नाम से जाना जाता था। वो इस नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि उन्होंने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने गंगा के आसपास के क्षेत्रों के जो राजा थे उन्हें हरा दिया था। उन्होंने 125 ईसा पूर्व में बंगाल में जो पाल राजवंश के शासक मौजूद थे उन शासकों को हरा दिया, और इसी जीत की खुशी में उन्होंने साल 125 में, इस पूरी जीत की खुशी में गंगकोंडा चोलपुरम नामक एक शहर की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था, चोल राजवंश की राजधानी भी बनाया था। इस क्षेत्र को मौजूदा समय में तिरुचापल्ली के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर विजय प्राप्त करने वाले भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने इंडो चाइना, मलय प्रायद्वीप यानी थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में भी अभियान भेजे थे, एक्सपीडिशन भेजे थे, और वहां भी उन्होंने युद्ध लड़े थे। तो ये तो बात हुई चोल राजवंश के प्रमुख शासकों की। अब आगे बढ़ते हैं। चोल राजवंश की प्रशासनिक संरचना कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी बात कर लेते हैं। तो चोल राजवंश का जो साम्राज्य था वो मुख्य तौर पर अलग अलग प्रांतों में विभाजित था, प्रोविंसेस में विभाजित था, जिन्हें मुख्य तौर पर मंडलम के नाम से जाना जाता था। और प्रत्येक मंडलम के नियंत्रण के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। उस मंडलम के रेगुलेशन के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा ये जो अलग अलग प्रांत थे, ये प्रांत यानी मंडलम अलग अलग जिलों में विभाजित थे, जिन जिलों को नाडु के नाम से जाना जाता था। अब इस पूरे साम्राज्य की एक विशेष बात ये थी कि साम्राज्य का प्रत्येक गांव स्वयं में एक स्वशासी निकाय के रूप में, एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता था, यानी गांवों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्य तौर पर चोल साम्राज्य के राजा द्वारा ही लिया जाता था। इसके अलावा जो भी प्रमुख निर्णय होते थे, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, वो महत्वपूर्ण निर्णय भी राजाओं द्वारा लिए जाते थे। इसके अलावा इस साम्राज्य की एक प्रमुख बात यह भी थी, वेलार जाति के किसानों का वर्चस्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता था इस पूरे शासनकाल के दौरान। और जो जिले होते थे, इस पूरी प्रांतों के जो जिले होते थे, साम्राज्य के जो जिले थे जिन्हें नाडु के नाम से जाना जाता था, इन जिलों में वेलार जाति के किसानों का जो वर्चस्व था वो सबसे ज्यादा था, और नाडु पर इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा नियंत्रण देखने को मिलता था। तो ये तो चोल राजवंश की प्रशासनिक संरचना हुई। अब आगे बढ़ते हैं और चोल राजवंश की सैन्य क्षमता की बात कर लेते हैं। तो चोल राजवंश के पास, इतिहासकार बताते हैं कि चोल राजवंश के पास एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता मौजूद थी। चोल राजवंश की सैनिक क्षमता को, जो उसकी सैनिक टुकड़ियां थी, सैनिक इकाइयां थी, उन्हें मुख्य तौर पर मनुरुकाई महासेनाई के नाम से जाना जाता था। और चोल राजवंश की जो सेना थी वो मुख्य तौर पर 3 विंग्स में विभाजित थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी पर मौजूद सैनिक शामिल थे। और मुख्य तौर पर इस पूरे राजवंश की जो सैनिक क्षमता थी उसमें लगभग 1.5 लाख की सैनिक क्षमता मौजूद थी चोल राजवंश के पास। तो इस तरह से चोल राजवंश के पास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थायी सेना मौजूद थी। इसके अलावा चोल राजवंश की जो नौसैनिक क्षमता थी वो भी काफी ज्यादा मजबूत थी, और इसी सैनिक क्षमता के बल पर चोल राजवंश के शासकों द्वारा कोरोमंडल और मालाबार तटों पर आक्रमण किया गया, उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया। और इसी नौसैनिक क्षमता के आधार पर जो चोल राजवंश के शासक थे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर मलक्का, जलमाड़ू मत्स्य स्ट्रेट तक इस पूरे क्षेत्र में जो व्यापार होता था, जो जल के माध्यम से जो ट्रेड किया जाता था, उस पूरे व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इसके अलावा इनकी नौसैनिक क्षमता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि नौसैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप ही
बर्मा में और सुमात्रा जैसे क्षेत्रों में हमें तमिल शिलालेख देखने को मिलते हैं। और इन शिलालेखों के अध्ययन से पता चलता है कि जो शिलालेख थे ये मुख्य तौर पर चोल राजवंश से संबंधित थे। इसके अलावा इसी नौसैनिक क्षमता का परिणाम है कि दक्षिण पूर्व एशिया में चोल साम्राज्य के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। जो चोल साम्राज्य था उसकी जो नौसैनिक क्षमता थी, उसी नौसैनिक क्षमता के आधार पर हमें दक्षिण पूर्व एशिया में भी चोल साम्राज्य के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जो भाषा है, वहाँ का जो समाज है, उस भाषा और समाज पर चोल साम्राज्य का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए कंबोडिया और थाईलैंड में राजाओं को देवताओं के रूप में पेश किया जाता है और इस पूरी प्रथा को हम चोल राजवंश की प्रथा के रूप में, चोल राजवंश के छाप के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि चोल राजवंश में भी राजाओं को देवताओं के रूप में पेश करने का एक जो प्रचलन था वो काफी प्रमुख था। तो ये तो बात हुई चोल राजवंश की सैन्य क्षमता की। उस सैन्य क्षमता का क्या प्रभाव मौजूदा समय में हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और चोल राजवंश की कला और वास्तुकला पर बात कर लेते हैं, आर्किटेक्चर पर बात कर लेते हैं। तो चोल राजवंश ने अपने पूरे काल के दौरान जो भी प्रमुखता हासिल की, जो भी प्रसिद्धि हासिल की, उस पूरी प्रसिद्धि को उस पूरे साम्राज्य की वास्तुकला और कला में एक नज़र में देख सकते हैं। और चोल राजाओं द्वारा जिस तरह के मंदिर निर्मित किए गए थे, वो मंदिर इस पूरी वास्तुकला का काफी प्रमुख उदाहरण है। इसमें सबसे पहला उदाहरण है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर का ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसे चोल वास्तुकला की सबसे प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है। और चोल साम्राज्य के जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में इस मंदिर को दक्षिणा मेरू के नाम से संबोधित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य तौर पर राजराजा चोल ने 1010 ईसा पूर्व में किया था। और इस मंदिर में जो टावर मौजूद है, जो टेम्पल टावर मौजूद है, जिसे विमानम के नाम से जाना जाता है, ये टेम्पल टावर दुनिया के सबसे बड़े मंदिर टेम्पल टावर्स में से एक है। इसके अलावा इस मंदिर के द्वार पर एक नंदी की मूर्ति भी मौजूद है। इस नंदी की मूर्ति को एक ही चट्टान से बनाया गया है और इस नंदी की मूर्ति का जो वजन है वो लगभग 20 टन के आसपास है। इसके अलावा इसमें दूसरा नंबर आता है गंगकोंडई चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिरों का नाम एक ही है, लेकिन इनका स्थान अलग अलग है। ये जो गंगकोंडा चोलपुरम का जो मंदिर है, वो बृहदेश्वर मंदिर है, इसे भगवान शिव की याद में मुख्य तौर पर राजेंद्र प्रथम द्वारा 1035 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये मुख्य तौर पर तब बनाया गया था जब राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को तंजावुर से शिफ्ट करके गंगकोंडई चोलपुरम में स्थानांतरित कर दिया था। इस पूरे मंदिर में जो टावर है, जो टेम्पल टावर है, जिसे विमानन के नाम से जाना जाता है, इस पूरे टेम्पल टावर की जो लंबाई है वो तकरीबन 55 मीटर के आसपास है, जो कि पहले वाले तंजावुर वाले मंदिर से लगभग 9 मीटर कम है। इसके अलावा इसमें तीसरा नंबर आता है दारापुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का, जिसे चोल राजराजा द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में जो शिलालेख मौजूद है, जो इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, उन शिलालेखों में 63 नयनमारों से जुड़ी कहानियों को उल्लेखित किया गया है, कहानियों का चित्रण पेश किया गया है। इसके अलावा इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि इस मंदिर की परिकल्पना मुख्य तौर पर चैरियट्स के रूप में की गई थी, चैरियट के रूप में, यानी पहियों वाले एक रथ के रूप में की गई थी। तो ये तो इस पूरे चोल साम्राज्य की वास्तुकला की बात हुई, कला की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और चोल साम्राज्य के पतन की बात कर लेते हैं। किस तरह चोल साम्राज्य समाप्त हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो लगभग 1216 के आसपास, 1216 ईस्वी पूर्व के आसपास होयसाल राजाओं ने चोल क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया था। जो होयसाल राजा थे वो भी दक्षिण के एक राजवंश था, दक्षिण के ही राजा थे। इन्होंने 1216 के आसपास चोल साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब पांड्यास थे, पांड्या राजाओं ने अपनी सेना को एक बार फिर से एकत्र किया और अपनी जो लैंड था, जो ट्रेडिशनल भूमि थी, उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए एक बार फिर से चोल राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी। और इन्हीं सैन्य अभियानों के परिणाम स्वरूप में राजेंद्र थर्ड के तहत पांड्यास के अधीन चोल राजा समाप्त हो गए। चोल राजाओं का जो अस्तित्व था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। चोल सैनिक हार गए और चोल जो साम्राज्य था वो लगभग समाप्त हो गया। तो ये तो चोल साम्राज्य के पतन की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि चोल मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली की अवधारणा में एक उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि किस तरह से चोल शासन के दौरान हमें जो वास्तुकला देखने को मिलती है वो किस तरह से द्रविड़ वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण को पेश करती है, एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा आप प्रीलिम्स के स्तर पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई यानी मदुरई के विध्वंसक के रूप में किस राजा को जाना जाता है, किस राजा को इस नाम से पुकारा जाता था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में
इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।